सम्मानीय केंद्रीय राज्य मंत्री मोहड़कर साहब, कुलगुरु प्रो चांसलर जी, मोनिका बहनी और मेरे साथ जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बच्चे और उनके पालक और साथियों, मुझे ये बताया गया था कि इस कार्यक्रम में वो लोग आ रहे हैं जिनका सम्मान हमें करना है। तो मैं सोच के आया था कि बच्चे होंगे 10वीं के और 12वीं के, और उन बच्चों को क्या बताना है, क्योंकि 10वीं के बच्चे के पास अभी वो सिर्फ सोच रहा है कि सब्जेक्ट क्या लूँ, 12वीं के बच्चे के पास एक नया प्रॉब्लम है कि मैं क्या करूं, आईआईटी की तरफ जाऊं, नीट की तरफ जाऊं, या फिर मैं कोई कोर्स करूं। पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि उन बच्चों के साथ में जो पालक आए हैं, जो उनके साथ में घर के लोग आए हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि उस बच्चे में, उस बच्चे के कैरियर में, उस बच्चे के आगे बढ़ने में घर वाले कितना इंटरेस्टेड हैं, घर वाले क्या चाहते हैं। मैं आप लोगों के सामने ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जो बहुत आदर्शवादी हो या जिसके बारे में मैं बोलूं कि आप लोग बहुत महान बनने वाले हैं। पर मैं कुछ बातें जो मुझसे आशा की गई हैं, और मिनिस्टर साहब ने मेरा नाम प्रमुख वक्ता के रूप में रखा है, तो थोड़ा मुझे शायद लगता है टाइम ज़्यादा मिलेगा। हम अपनी बात 2-3 मुद्दों पर लेके चलते हैं। एक तो पहला मुद्दा ये कि हमारे बच्चों के अपने संघर्ष क्या हैं। नंबर 2, पालकों की क्या भूमिका है उन संघर्षों में। नंबर 3, आगे बढ़ते हुए एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए। और नंबर 4, ये सब करते हुए लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, और वो होना चाहिए देश, समाज। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं शायद आपको कोई रास्ता दिखा पाए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मूवी देखी है? क्या आप लोग हाथ ऊपर उठा सकते हैं? कितने लोग हैं? मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में। इसका मतलब ये है कि मुझे एक आधा उदाहरण वहाँ से देना होगा तो मैं दे सकता हूँ। सबसे पहली बात जो बच्चे जो आज फेस कर रहे हैं, वो ये फेस कर रहे हैं कि उनके सामने एक बड़ी दुविधा है। जो पुरानी पीढ़ी के पालक हैं उनको पता है कि तब 60% 70% लाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और हम लोग बहुत खुश होते थे किसी आदमी की अगर फर्स्ट क्लास आ जाए तो लगता था कि उसने पूरा दुनिया जीत ली है। अब इन बच्चों की दिक्कत ये है कि 90% पे भी ये लोग असंतुष्ट हैं। सिस्टम ऐसा बन गया है कि 90% भी लगता है कि कमी ही है। तो ऐसे में कभी कभी हमारे आसपास के लोग ये बोलते हैं कि नई पीढ़ी को तो पता नहीं क्या हो गया है, नई पीढ़ी तो बस मोबाइल में लगी रहती है, नई पीढ़ी के सामने कितने सारे मौके हैं, हम तो पैदल चल चल के स्कूल जाते थे, हमारे स्कूलों में तो बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, आज इनके पास एसी स्कूल है, सब कुछ है, वगैरह वगैरह वगैरह। कई बार आपने सुना होगा। पर हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास हमारे से आशाएं कितनी थी लोगों की, और इन बच्चों से आशाएं कितनी ज़्यादा है। इन बच्चों से इतनी ज़्यादा आशा हम लोगों ने लाद दी है इनके ऊपर कि इनके लिए इतना मुश्किल हो रहा है। आप इनकी जगह खड़े होकर देखेंगे तो समझेंगे कि हर एक माँ बाप की इच्छा है कि मेरा बेटा 95 से तो कम प्लस रहे। दूसरी इच्छा है कि वो किसी एक खेल में बहुत आगे रहे। तीसरी इच्छा है कि उसको कुछ तो कलात्मक आना चाहिए, म्यूजिक, गाना कुछ तो आना चाहिए। और चौथी इच्छा है कि उसकी पर्सनैलिटी गजब की होना चाहिए। और ये चारों इच्छाएं एक दूसरे से थोड़ी अलग अलग हैं। जैसे जो बच्चे बहुत पढ़ने वाले होते हैं, जो दिन रात पढ़ते हैं, उसके लिए रूम बंद करके पढ़ना पड़ता है, टेबल लैम्प चालू करके पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो आप समाज से मिलने नहीं दे रहे हैं उसको। और अगर समाज से नहीं मिलने दे रहे हैं तो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी?
पर्सनैलिटी का मतलब ही ये है कि आप कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से अनुभव किया, कितने लोगों के साथ बैठे, कितने लोगों को हम लोगों ने उनके साथ में सानिध्य स्थापित कराया। तो बड़ी प्रॉब्लम है। वो आपके घर में कोई एक आदमी आया मैं मिलने के लिए, और पहला सेंटेंस आता है, बच्चे आ जाओ, नमस्ते कर लो, पैर छू लो, और उसके बाद जा तेरा टाइम हो रहा है। अरे वो सीखेगा कब? जब आप बैठेगा, बात करेगा, उसको मालूम चलेगा कि ये फूफा जी थे, मालूम चलेगा कि ये मेरे काका के दोस्त हैं, उसको मालूम चलेगा क्या काम करते हैं, इन्होंने लाइफ में ऐसा ऐसा किया था, फिर उसके बाद ये करने के लिए आगे आए लेकिन नहीं बढ़ पाए। तो अनुभव ही तो जिंदगी में है, यही तो उसको आगे ले जाने वाला है। मैं एक स्कूल में, एक कॉलेज में गया था, जहाँ पर एक प्रिंसिपल साहब मुझे बता रहे थे कि इन स्पाइट ऑफ दैट कि ये बच्चे ग्रामीण परिवेश से आए हैं, फिर भी हम लोगों ने इतना स्कोर किया है। तो मैंने उनको ये बताया था कि भैया इन स्पाइट ऑफ दैट नहीं, बिकॉज ऑफ दैट। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप यकीन मानिए, जो बच्चा को आप ज़्यादा बाहर निकलने देंगे, जिस बच्चे के साथ में ज़्यादा लोगों के साथ मिलने जुलने देंगे, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। क्योंकि आज के परिवेश में मैं ये मान के चलता हूँ, जब मेरे साथ भी कंपटीशन होता है बहुत सारे नए बच्चों का, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों का, कभी आईआईटी, कभी आईआईएम वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी संस्थाओं के लोगों का, तो ये दिक्कत आती है। उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आता है, वो 2 मिनट में बढ़िया अच्छा सा कुछ डिजाइन बना करके इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन बना देंगे कि लगेगा वाह क्या बात है। पर प्रेजेंटेशन से दुनिया नहीं चलती, दुनिया प्रेजेंटेशन से नहीं चलती। प्रेजेंटेशन तो अच्छी बात है, पर उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए अनुभव जरूरी है। मेरे गांव में जितने भी लोग हैं, मेरे गांव में करीब 1,500-2 हज़ार लोग हैं, मैं 90% लोगों के नाम जानता हूं। मुझे 90% लोगों के बारे में पता है कि वो क्या करते थे, उनके पिताजी क्या करते थे, उनका बेटा क्या करता है, उनकी बेटी की शादी कहाँ हुई थी, उनकी बेटी की शादी में दहेज की क्या दिक्कत आई थी, वो जब शादी होकर आई थी तो फिर कैसे घर वालों ने लौटा दिया था। मुझे पता है कि उस आदमी ने शराब ज़्यादा पीता था इसलिए उसके साथ क्या हुआ। मैं जानता हूँ कि हमारे गाँव का कौन आदमी जुआरी है जो जुआ खेल खेल के पूरा घर बर्बाद कर दिया। ये अनुभव मेरे साथ है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा अनुभव सबसे ज़्यादा है। तो मेरा आपसे पहला निवेदन ये है कि सबसे पहले तो बच्चे को थोड़ा सा बाहर निकालिए, उसको सब्जी लेने जाने दीजिए, उसको थोड़ा ऐसे काम करने दीजिए, आटा पिसाने के लाने दीजिए, तो उसका अनुभव बहुत ज़्यादा होगा और वो आपके बहुत काम आएगा। हम लोग जो पालक हैं वो जो करते हैं ना कि नहीं टाइम खराब हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा, लेकिन वो टाइम का असली यूज़ तो यही है ना कि ये बच्चे की पर्सनैलिटी बने। और पर्सनैलिटी बनने का एक ही तरीका है कि वो जितना ज़्यादा दुनिया को देखेगा उतना उसको समझ में आएगा। नहीं तो क्या करेगा, फिर वो अपनी गलतियों से सीखेगा। सीखना ना 2 तरह का होता है, एक हम खुद सीखते हैं हमारी गलतियों से, एक हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। अपनी गलतियों से सीखे तो क्या सीखा, अगर दूसरे की गलती सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको वो गलती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको समझ में आएगा कि अरे आज की डेट में जो मेरे चाचा का बेटा है उसने क्या गलती की, उसने वहाँ गया था लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के बावजूद भी गंदे बच्चों के साथ में बैठ गया, ग्रुप गंदा बना लिया और देखो अभी अल्टीमेटली वापस आना पड़ा गाँव में, अभी वही कर रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमको पालकों को समझना चाहिए। और बच्चों के साथ में एक और बात है, वो ये कि उनको हर चीज़ कम लगती है। मेरे पापा ने मुझे ये दिलवाया लेकिन उसके पापा ने उसको वो दिलवाया, उसके पापा ने बाइक दिलवाई, मेरे पापा ने साइकिल दिलवाई, वगैरह वगैरह। तो उसको हर चीज़ में लगता है कि मेरे को कम मिला, बाकी लोगों को ज़्यादा मिला। और वो उम्र भी ऐसी होती है जिसमें हर चीज़ में हर माँ बाप पे अपना पूरा अधिकार लगता है। तो उन बच्चों के लिए मेरा ये बोलना है कि आप लोग जब भी आपको लगे कि आपके पास कम है, तब सिर्फ इतना देखो कि जो तुम्हारे पास है उससे कम इस देश के 80% लोगों के पास है। 80% लोगों के पास लोग तरस रहे हैं एक स्कूल के लिए, लोग तरस रहे हैं एक स्कूल की ड्रेस के लिए, बच्चे तरस रहे हैं कि किसी जगह पे जाकर के कहीं दूर दूर लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर साइकिल चला चला के स्कूल जा रहे हैं, कोई नाव पार करके स्कूल जा रहा है। लोगों के पास स्कूल नहीं है, लोगों के पास कॉलेज नहीं है, लोगों के पास बहुत क्षमता है पढ़ने की, बहुत कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है। हमारे पास हैं तो हम इसको कम क्यों समझ रहे हैं? नंबर 1। नंबर दूसरी बात,
अगर आप ये बोलेंगे कि रोने की आदत पड़ जाएगी आपको, अगर हर चीज़ में मेरे पास ऐसा था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, मेरे पास ऐसा था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, हर बात में अगर आप दूसरों को दोष देने लगेंगे तो होगा क्या, अल्टीमेटली आप पूरी ज़िंदगी यही करते चले जाएंगे, चाहे आप सफल हो जाएं तब भी यही करने वाले हैं। अगर आपने 12th फेल देखी है तो उसमें एक चीज़ ज़रूर आप सीखना चाहिए आपको, कि पूरी ज़िंदगी में मनोज ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, कभी किसी को ये नहीं बोला कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये करना चाहिए था। वो भी चाहता तो अपने बाप को बोल सकता था कि नहीं ये गलत हो रहा है सब कुछ, वो भी चाहता तो बोल सकता था कि नहीं आप समझ ही नहीं रहे चीज़, पर वो नहीं बोलता क्योंकि उसको पता है कि जो कुछ भी है मुझे करना है। और इसलिए उसका एक फेवरेट सेंटेंस है जो हर वक्त बोलता है, और आज भी यही बोलता है, आज भी सेम वही भाषा बोलता है वो, क्या, आई विल मैनेज इट, मैं मैनेज कर लूँगा। तो जब हम में ये क्षमता आती है कि हम मैनेज कर लेंगे, इसका मतलब हमारा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। और हमको अपने बच्चों के अंदर एक ही चीज़ देखनी है, वो है आत्मविश्वास है या नहीं। अगर हम उसको ये सिखा पाए और वो ये सीख पाया कि पेपर देने के लिए गया है वो हिस्ट्री का, और वहां जाके मालूम चला कि पेपर तो ज्योग्राफी का था आज, और उसके बावजूद भी उसने वो कर दिया, इसका मतलब वो सफल हो चुका, उसको कोई दुनिया रोक नहीं सकता। और अगर उसने वो सोचकर हाथ पैर फूल गए उसके, और उसको उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं, मैं बर्बाद हो गया, मैं तो पढ़ के आया हूं हिस्ट्री, लेकिन ज्योग्राफी का पेपर निकला, और उसके बाद आके सो गया, रूठ गया, बर्बाद हो गया, इसका मतलब वो अभी कमजोर है। जिंदगी में कोई भी चीज पहले से प्लान करके नहीं आती, पहले से तय नहीं होता है कि आपके पास कैसे कैसे आगे बढ़ना है, वो सब कुछ सडनली होता है। आपकी लाइफ में एक फोन कॉल आता है और आपकी लाइफ बदल जाती है, आपकी लाइफ में एक सेंटेंस कोई बोलता है और आप एकदम अलग दिशा में चले जाते हैं। तो ये मजबूत बनाने की बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप जितना ज़्यादा मजबूत बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको उसमें बच्चे को आगे ले जाने की क्षमता पैदा होगी। अब दूसरी बात आती है कि इन बच्चों को की पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जाए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्या तरीका होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक तरीका ये है कि हम अपने बच्चों के अंदर एक बात जरूर डालें कि वो किसी से भी कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है, और साथ में वो किसी से भी ज़्यादा भी नहीं है। किसी से कम नहीं है अगर हम डालेंगे तो आत्मविश्वास आएगा, और किसी से ज़्यादा नहीं डालेंगे तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। दोनों खतरनाक चीज़ है, आत्मविश्वास भी आना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है कि जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी आदमी को अपने से बड़ा नहीं माना और किसी भी आदमी को अपने से छोटा नहीं माना। अगर मेरे पास मेरा कांस्टेबल भी है तो मैं उसको कभी भी ये नहीं मानता कि वो मेरा कांस्टेबल है, मैं बोलता हूँ बराबर का आदमी है, बराबर का दमदार आदमी है, आगे बढ़ रहा है, आगे निकल रहा है। ये एटीट्यूड अगर हम अपने बच्चों में ला पाए, अगर हमको ये सिखा पाए कि अच्छी पर्सनैलिटी का सबसे जरूरी भाग है वो है लड़कियों की इज्जत करना। जो भी व्यक्ति, जो बच्चा अगर अपने स्कूल में अपने दोस्तों की, अपनी बहनों की, भाई, अब जहाँ जहाँ जा रहा है वो, अगर उसके अंदर ये लड़कियों की इज्जत करना सीख गया वो, तो समझ लो उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाने वाली है। उसको अगर ये समझ में आया 4 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, कोई एक बच्चा किसी के बारे में गलत बोल रहा है, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा, ये सब ये बकवास बात है, ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है कि उसको ये बात समझ में आई है कि दुनिया की आधी आबादी जो हमारे साथ जी रही है, इतने सालों से जी रही है, सदियों से जी रही है, और हमारे अत्याचारों से इतना ज़्यादा कमज़ोर होकर बैठी हुई है, उसको न्याय दिलाने की ताकत है उसके अंदर और आ रही है धीरे धीरे, और यही हमारा भविष्य है। अगर हमने आज इस भविष्य को समझ लिया तो हम आगे चल के बहुत बड़े देश के रूप में तब्दील हो सकते हैं। अगर हमने ये समझ लिया कि महिलाओं को आगे लाना, उनके साथ जितना ज़्यादा हम लोग अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको कोशिश करेंगे आगे लाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा देश आगे जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहला काम हमको ये करना है इन बच्चों को कि लड़कियों की इज्जत शुरू करना है। उनके बारे में अनाप शनाप बातें, उनके बारे में फालतू बातें, ये सब चीज़ों से जब आप बचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर गजब का एक ह्यूमैनिटेरियन चीज़ आ रही है, आपके अंदर एक ऐसी चीज़ आ रही है जो आपको बहुत आगे ले जाएगी। मैं आपको
आप चाहें तो लिख के दे सकता हूँ कि जितने भी लोग आगे बढ़े हैं दुनिया में, जितने भी लोग, उनके अंदर एक खासियत होती है, और वो ये कि वो आगे बढ़ने वाले लोग जमीन पे पैर रख के चलते हैं, कभी हवा में नहीं जाते कभी भी। हवा क्या करती है, वो पैरों से शुरू होती है और सीधे यहाँ तक जाती है, दिमाग तक जाती है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको ये ट्राई करना है कि मुझे आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा आगे बढ़ना है, उसको एक एक चीज़ को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। कोई जन्म से कभी भी पैदा होते ही सीख कर नहीं आता, सबको यही सीखना पड़ता है। और सीखने की इस प्रोसेस में दो तरीके होते हैं, एक होता है पॉजिटिव लर्निंग और एक होता है नेगेटिव लर्निंग। पॉजिटिव लर्निंग जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव लर्निंग बोलते हैं। और नेगेटिव लर्निंग बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है उसमें। और वो होती है किसी ऐसे आदमी को देख करके जो आदमी गलत है, गलत काम कर रहा है, उससे ये सीखना कि ये नहीं करना है। जैसे उदाहरण के लिए, किसी दिन आपके फादर बाहर से आए, उनकी इच्छा बहुत अच्छा खाना खाने की थी, लेकिन उस दिन आपके घर में किसी कारण से उतना अच्छा खाना नहीं बनाया। पिताजी गुस्सा हुए, सामने थाली आई, पिताजी ने गुस्से में थाली देखा और यूं फेंक दी, मैं नहीं खाऊंगा। तो वो जो बच्चा देख रहा है ना, उसको पहली चीज सीखनी है, ओ माय गॉड, ये मेरा फादर ने ऐसा क्यों कर दिया, इसका मतलब ये व्यक्तित्व कमजोर है इसका, मेरा व्यक्तित्व कमजोर नहीं होगा, मैं पूरे जीवन में कभी थाली नहीं फेंकूंगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव लर्निंग। बहुत सारे लोगों से आप सीख सकते हैं, बहुत सारे लोगों से। आप रोड पे चलते देखते हैं, कई शराबी लोग पड़े रहते हैं, कहीं कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ गाली गलौज कर रहा होता है, आप सोच सकते हैं यार ये क्या कर रहा है, ये तो मज़ा नहीं आया इसमें, मैं नहीं करूँगा ऐसा लाइफ में, मैं नहीं करूँगा अपनी लाइफ में, मैं नहीं करूँगी अपनी लाइफ में। तो उससे क्या होता है, धीरे 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 आपके अंदर ताकत आना शुरू होती है, आप एक बेहतर इंसान के रूप में बनना शुरू होते हैं। जब आप बेहतर इंसान बन रहे होते हैं, तब आपके सामने एक और समस्या आती है, और वो आती है कैरियर, कि कैरियर में क्या करना है। तो कैरियर में पहले दिक्कत क्या थी कि आपको या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या फिर ज़्यादा हो गया तो आप आर्ट्स लेकर के IAS IPS की तैयारी कर सकते थे। ये 3-4 विकल्प हुआ करते थे। अब वो वाली बात नहीं रही है। इतनी ब्रांचें खुल गई हैं, इतनी ब्रांचें खुल गई हैं, इतनी सारी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए आ गई हैं कि कैरियर आप कहीं भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में। मान लीजिए आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, मान लीजिए आपका मैथ अच्छा नहीं है, आपका साइंस अच्छा नहीं है, तो आपके लिए अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं पूरी देश में। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर किसी को सिर्फ बांसुरी बजाना भी आता है ना, तो भी वो देश का हीरो बन सकता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इतना आता है कि उसको घड़ी अच्छे से देखना आता है, घड़ी के बारे में ज़्यादा जानता है, वो भी आगे बढ़। अपने देश में इस समय एक बड़ा ही क्रांति आई हुई है, और वो क्रांति बोल रही है कि युवाओं के लिए कोई दुनिया की चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ वो आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ पैशन चाहिए कि हाँ मुझे करना है, मुझे यही चाहिए। ये जल्दी पहचानना है हमको कि हमको मज़ा किस चीज़ में आ रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ आपसे, आपकी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पालकों से, जिस क्षेत्र में आपके बच्चे का मज़ा आ रहा है ना, उसको ज़रूर फैशन फॉलो कराओ, क्योंकि उसको जहाँ मज़ा आ रहा है ना, वो बहुत ज़रूरी है। एक कैरियर में सिर्फ इतना मत करो कि बस हाँ नौकरी लग जाएगी, थोड़ा काम सीख जाएगा, फिर उसके बाद वो उसकी बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा। हम सबके साथ यही हो रहा है सदियों से, हम सब यही कर रहे हैं। हम ये क्या कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे अपने लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनकी शादी जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं, शादी करके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम मर जाते हैं एक दिन, फिर दूसरे बच्चे आ जाते हैं। यही चल रहा है। इससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा हमको। ऊपर उठने के लिए क्या, ये जो सोच है कि हमारा बच्चा जी ले, बस भूखा न मरे, उसके लिए माँ बाप दिन रात एक कर रहे हैं, उसको थोड़ा उस रूप में सोचो कि इस बच्चे के लिए मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो पैसे इकट्ठा नहीं करना है। अधिकांश माँ बाप की प्रॉब्लम है ये, वो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना चाहते हैं, बच्चों को दे के जाना चाहते हैं। नहीं देना है तो कुछ ऐसी चीज़ दे के जाओ जो उसके काम आए लाइफ में। ये पैसा का काम नहीं आने वाला। हमारे गाँव में बोलते थे, यहाँ भी शायद बोलते होंगे कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका बेटा सपूत है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं पैसे की इकट्ठा करने की, और अगर कपूत है, बेकार है, तो उसके लिए कितना भी करके जाओगे वो ख़त्म कर देगा। तो मेरा आपसे बोलना है कि इस पैसे की जगह पे, प्रॉपर्टी की जगह पे आप उसको ऐसा कुछ देके जाओ, और वो ऐसा कुछ क्या है, उसको आगे बढ़ने की ललक,
भूख पैदा होना चाहिए। ये दुनिया में कोई भी आदमी आगे बढ़ा है, उसके अंदर सबसे बड़ी जरूरी चीज है वो भूख। अगर मनुष्य के अंदर भूख नहीं होती आगे बढ़ने की, तो ऐसे कई मौके आए थे जब वो वापस गांव चला जाता। ऐसे कई मौके आए थे जब उसको लगता था कि नहीं, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आदमी ऊपर से बन के आता है कि नहीं उसके अंदर तो कुछ अलग होता है, ना, ये गलत है। बॉर्न इंटेलिजेंट कोई नहीं होता, सारी इंटेलिजेंसी यहीं सीखी जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने अंदर भूख ला देंगे, भूख का मतलब होता है जिद, भूख और जिद दोनों इकट्ठी है। जब आपको एक टाइम खाना मिलता है और आप ट्राई करते हैं कि मैं 4 से 5 के बीच में खा लूं ताकि मैं किसी भी हालत में भूखा ना रहूं, सुबह का और शाम का इकट्ठा हो जाएगा, तब वो जिद होती है जो आपको बोलती है कि हाँ ये सही है। अधिकांश लोग उसमें क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली में था तो उस समय श्रद्धा मुझे बोलती थी कि एक बात बताओ, ये जो भूख है, ये जो गरीबी है, ये दुनिया में इतनी गंदी चीज़ें हैं, इनसे लड़ते समय आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है। इससे लड़ते समय आदमी के, आपके लाइफ का बहुत सारा भाग कमज़ोर पड़ जाता है। पर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है कि तुम्हारे चेहरे पे वो दिखता नहीं है। तो मैं उसको ये बोलता था, और मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं और उस संघर्ष के समय में आपके अंदर बड़ी आशा हो, आगे बढ़ने की क्षमताएं आपको पता हो कि मेरे अंदर हैं, आपको पता हो कि ये सब टेम्परेरी है, आपको पता हो कि ये जो भूख है वो कुछ दिनों समय की है, इसके बाद मेरे पास इतना ज़्यादा होगा कि मैं खा नहीं पाऊंगा। आपको पता हो कि मैं अभी जिस रूम में रह रहा हूं वो रूम भले ही आज गद्दा नीचे डाल के मैं बैठ रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि आगे मेरा भविष्य में इंतजार कर रहे हैं डबल बेड, 5 स्टार 7 स्टार्स के। अगर आपको पता हो कि मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे रोक सकती है, मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है और मेरे पूरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको वो जो संघर्ष है वो संघर्ष नजर नहीं आता, उसमें बहुत मज़ा आता है कि ठीक है कुछ दिन की बात है यार, क्या अंतर पड़ता है। तो जितने भी लोग आगे बढ़े हैं उनकी एक खासियत रही है कि वो संघर्ष के समय सपने देखते हैं। जब हम संघर्ष में कमजोर हो रहे होते हैं तब वो सपने देखते हैं। आप अकेले जा रहे हैं बस में बैठ करके, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी अपने आप को बोर महसूस नहीं किया। जो बच्चे बोलते हैं ना मैं बोर हो रहा हूं, कभी बोर नहीं, क्योंकि जैसे ही टाइम मिलता है मैं सपने देखने लगता हूं। जैसे ही मुझे मौका लगता है, मैं पूना से और यहाँ तक आ रहा हूँ, अगर मुंबई से पूना आ रहा हूँ 3 घंटे का सफ़र है, तो मैं बहुत खूबसूरत सफ़र लगता है, मुझे लगता है कि यार ये ठीक रहा, सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो ये जो सपने देखने की बात है, वो सपने देखना बहुत ज़रूरी है, और आप जितने ऊंचे सपने देखेंगे, इतने बड़े सपने देखेंगे, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। अभी मोहल साहब ने बोला कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए बच्चों को, ये सपने हैं। इन सपनों को अगर हम अपने दिले से कलेजे से लगा लेंगे तो धीरे धीरे हमको आगे बढ़ने की संभावनाएं नजर आएंगी। एक और बात वो है देश के लिए। सपने जब हम देखते हैं तो इन सपनों की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने लिए ज़्यादा देखते हैं। मेरी ऐसी खूबसूरत लड़की से प्यार होगा, मुझे इतना अच्छा लड़का मिलेगा, फिर मेरे पास एक गाड़ी होगी, छोटा सा बंगला भी बनाऊंगा, उसके बाद उस बंगले में मैं कम से कम ये ट्राई करूंगा कि कम से कम बड़ी वाली टीवी लूंगा। ये सारे सपने अपने हैं, खुद के हैं, तुम्हारे हैं, इसे दुनिया को कोई मतलब नहीं है। तो दुनिया तुम्हारे सपने पूरे करने की कोशिश क्यों करेगी? क्यों तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेगी? तुम भूखे रहोगे तो खाना लेके क्यों आएगी तुम्हारे पास? नहीं आएगी। पर दुनिया तब जरूर आएगी, तब इन सपनों को तुम दुनिया से जोड़ दोगे। मेरा सपना है कि मैं पूना के अंदर जितने भी भिखारी हैं, इन सारे भिखारियों के लिए कुछ करूंगी। मेरा सपना है कि ये जितने भी ऐसे लोग हैं, अनाथ, ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो दुनिया जुड़ेगी तुमसे। सपने अपने लिए देखोगे तो सफल होगे कि नहीं ये नहीं पता। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा लिखा है, एक एनसीईआरटी किताब है पीछे की तरफ, पन्ने की तरफ, वो लिखते हैं कि आप अपने लिए सपना देख रहे हैं तो वो सपने पूरे होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर दूसरों के लिए सपना देखेंगे तो वो फेल हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो मेरा बोलना है कि आप वो सपने दूसरों के लिए देखिए। और दूसरे कौन है? समाज है। दूसरे कौन है? देश है।
हमको सबको अपने देश को कुछ दे के जाना है, कुछ देना है। किस बदले में? क्योंकि हमको इस समाज ने, देश ने बहुत कुछ दिया है। ये देश देने और लेने की जो परंपरा है वो हमको पूरी करनी है। आपके मन में अगर देश के प्रति थोड़ी सी इज्जत है, आपके देश के प्रति आपके मन में कुछ है कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूं, करना चाहती हूं, तो आप देखेंगे कि आपके सारे संघर्ष कमजोर बहुत छोटे छोटे लगने लगते हैं। मुझे याद है कि जब मैं मंदिर जाता था उस दौर में, तो पहले पूजा करने से पहले मैं राष्ट्रगान करता था। मुझे पता था कि इस राष्ट्र को बहुत ऊपर ले जाने के लिए मुझे भी कुछ ना कुछ योगदान देना है। तो ये जो भावना है वो भावना आपके अंदर आना चाहिए। ये पूरा राष्ट्र आपको देख रहा है। मिनिस्टर साहब ने अभी बोला है कि हमारी यूथ की जनरेशन इतनी ज़्यादा है देश में, और यूथों को आगे ले जाने की क्षमता हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। पूरी दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जहाँ भी जैसे भी आ रही है, वहाँ भारतीयों का कोई ना कोई योगदान है। पूरे देश में, पूरे विदेशों में, हर जगह भारतीयों के प्रति एक अलग किस्म का जज्बा, अलग किस्म का सम्मान है। उसका कारण ये कि हम जिद्दी लोग हैं। आप देखिए दुनिया में कई एक देशों को आप देखते होंगे, सैटरडे संडे नहीं काम करेंगे, इसका ऐसा नहीं करेंगे, ये नियम बनाए हुए हैं। और हमारे यहाँ क्या है, आज संडे है और आप सुबह 7 बजे जगे हुए हैं, 7 बजे जग करके आप जल्दी तैयार हुए हैं, चल आना है, प्रोग्राम में आना है। संडे को कोई काम नहीं करता कहीं पे। तो ये हमारी क्षमता है, ये हमारी ताकत है। हम कभी भी अपनी ताकत को पहचाने तो बहुत बेहतर होगा। और एक आखिरी बात, हर आदमी के पास अपने अलग अलग टैलेंट होते हैं। हर एक आदमी के पास अपनी क्षमताएं होती हैं जो अलग अलग होती हैं। हमको अधिकांश समय ये सोचना जरूरी है कि मैं अगर यहां तक आया हूं तो मेरे अंदर क्या क्षमता थी। जब आप वहां पहुंच जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति की क्षमता ऐसी है जहां से वो इंजीनियर बन गया, या उसका समाज में नाम हो गया, या उसने कुछ अच्छा कर लिया, तो कुछ तो अलग रहा होगा उसके अंदर जो यहां तक आया। वो उसकी स्पेशलिटी थी, उसको यूएसपी बोलते हैं। फिर बाद में लोग बोलते हैं कि यार थोड़ा बदलो अपने आप को, बदलोगे तो अच्छा रहेगा। ये जो लोग हैं वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम अगर अपने आप को बदलेंगे तो हम यहां तक आए कैसे? अगर कोई मुझे बोले कि मनोज जी आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने बोलने की स्टाइल में, बात करने की स्टाइल में, उठने में, बैठने में, मैं बोलूँगा भाई साहब ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो ये आसपास के जो लोग हैं ना, वो हमको बार बार कमज़ोर महसूस करना चाहते हैं, बहुत कमज़ोर महसूस करना चाहते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। मज़ा नहीं आता उनको कोई बच्चा आगे निकल के जा रहा हो तो उनको लगता है कि यार इसको कैसे रोके, यार इसका क्या तरीका देना। तो उसको आपको हतोत्साहित करने के लिए बहुत लोग मिलेंगे आपको, बहुत लोग जो बार बार बोलेंगे क्या करता रहता है दिन भर, क्या नाटक है तेरे। और हर एक आदमी ये आपसे बोलेगा देखेंगे। साला आप हम परेशान होते जाते हैं, कब देखेंगे कब देखेंगे। जैसे मैं अपने गाँव से जब शहर में आया तो मेरे गाँव के कई लोगों ने बोलना शुरू किया कि अरे यार वहाँ तो लड़कियों के साथ घूमता रहता है, वो कुछ काम थोड़ी करता है। और कई लोगों ने तो बता भी दिया कि मैं कहाँ क्या करता हूँ, किस लड़की के साथ बैठा हूँ, कहाँ नहीं बैठा हूँ, सब जानते थे मेरे गांव के लोग। मैं जब गांव जाता था सब मुझे बताते थे, अच्छा तू वहाँ था, जब मैं था नहीं फिर भी था। और मैं ताने सुनता रहता था सब लोगों के। और उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो वही सब लोग बोलने लगे कि अरे वो पहले से ही अलग था, अलग से दिखता था, उसका तो तरीका ही अलग था यार। मैं तो एक बार मिला था उससे, वो वहाँ पे था, वो तो उस समय भी पढ़ रहा था। तो वो एक चीज़ है जो आपकी सफलता तय करेगी कि आपके बारे में क्या सोचना है लोगों का। आप बहुत चिंता मत कीजिए उसकी, बहुत चिंता करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिनको बोलना, समाज की यही प्रॉब्लम है, समाज को आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी, किसी भी हालत में। क्योंकि समाज में कई विघ्न संतोषी लोग होते हैं जिनको किसी तरह से विघ्न करने में मजा आता रहता है। उनका बड़ा काम नहीं है, बस दिन भर वो यही करते रहते हैं, घर में बैठ करके उसका बेटा कहाँ गया, अरे कुछ नहीं है वापस आ जाएगा। उनको ये स्टाइल है। और इसके लिए
हमारे गांव में एक एक कहानी हमारे एक टीचर बोलते थे, वो बड़ी अच्छी कहानी थी, बताता हूँ आपको। वो बताते थे कि एक आदमी ने एक गधा खरीदा उस पर काम करने के लिए, और वो साथ में लेकर के उस गधे को ट्राई किया उसने कि चलो चलते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो बैठ गया वो और उसका बच्चा। तो एक आदमी आया, उसने कहा कि अरे पागल हो चुके हो क्या, गधा मर जाएगा, तुम दोनों बैठे हुए इस पर, ऐसे मत उसको परेशान करो। और उसको अरे गड़बड़ होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, उतरा। और उसके बाद उसने ये किया कि बेटे को बिठा दिया, खुद चलने लगा। दूसरा आदमी मिला, उसने कहा अरे देखो बच्चों को, साला बच्चा बैठा है, बाप चल रहा है। बच्चे को लगा गड़बड़ हो गया यार, फिर उतर गया वो। फिर कुछ देर बाद इन दोनों ने तय किया कि इस आदमी को, गधे को अलग चलने देते हैं और हम अलग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। और फिर कुछ लोग मिले और उन्होंने बोला कि बताओ कितने मूर्ख हैं, गधा अलग चल रहा है, ये अलग चल रहे हैं। तो उस कहानी का अर्थ ये था, जो बचपन में मुझे समझाया गया था, कि तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, नेगेटिव बोलने वाले लोग कभी खत्म नहीं होंगे। हमारे पास हमारी ताकत ये है कि जो नेगेटिव एनर्जी है उससे दूर रहना है। जैसे ही कोई बोलता है कुछ गलत आपके बारे में, आप तय करो अच्छा हाँ अंकल ठीक है, मिलते हैं। बहस नहीं करना है। वो बहस कौन करेगा? आपका रिजल्ट बहस करेगा उनसे। आप बहस मत कीजिए। आप बहस करेंगे तो फंस जाएंगे, वो फंसाना चाहते हैं आपको। आप अपना रिजल्ट तय कीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक बार आपने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर की लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब वो लगातार आउट हो रहा था और लोग बहुत आलोचना कर रहे थे। और तब उन्होंने तय किया था कि एक शतक सब बंद कर देगा, और एक शतक लगा, सब बंद हो गया। तो दुनिया में अच्छा काम करने के लिए आपको आसपास के लोग, तुमसे दुनिया बहुत प्यार करेगी, बहुत प्यार करेगी, बहुत प्यार देगी, लेकिन कई ऐसे लोग जो जिनकी, और स्पेशली रिश्तेदार, नातेवाईक म्हणतात ना त्याला, ते नातेवाईक पदवीच वेगळी आहे। आणि या नातेवाईकांसोबत तुम्ही काहीच केला ते कधी मानणार नाही की तुम्ही काहीच केलं आहे की नाही। त्यामुळे तुम्ही जास्त घाबरू नका, आपले पथावर शांत होऊन चला। आणि तिथे तुम्ही जात आहे तिथे एवढाच म्हणा की मला नीट रास्ता काय ते माहिती आहे, त्याच्यावर मी चालतो, त्याच्यावर मला चालायचे, आणि या आयुष्यामध्ये मला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये थांबायचे नाही। थांबलो की मरलो। तर जर तुम्ही 12th फेलमध्ये काही शिकला असेल, काही तुम्हाला वाटलं असेल की या आयुष्यामध्ये या रस्त्याला आपल्याला घेऊन जायचं आहे, तर मला खूप छान वाटेल। का बरं की ते मूवी फक्त यासाठी आपण घेऊन आलो होतो की आपले युवा मुला मुलींना काहीतरी रास्ता भेटला पाहिजे, आणि त्याला जगामध्ये कसे जगायचे ते कळलंच पाहिजे। आणि जगामध्ये जगत असताना त्यांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हार व्हायचे नाही, निराश व्हायचे नाही, हताश व्हायचे नाही। त्यांना बर जायचे म्हणजे जायचे, यासाठी प्रयत्न करा। स्वतःला परिष्कृत करा, स्वतःवर काम करा, स्वतःची पर्सनॅलिटीवर काम करा, आणि स्वतःचे नाते, आपले जो आई वडील आहेत त्यांच्यावर थोडीशी प्रेम करत चला। तुमचे आई वडील खूप मेहनत करून तुम्हाला एवढा सर्व देत आहेत। मला सांगतो की मी आता स्वतः वडील झालेला आहे, त्यामुळे मला माहिती आहे। मला ते अगर मेरे को अगर कुछ अच्छा खाने की इच्छा है ना, तब भी नहीं खा सकता, क्योंकि मैं लगता है बेटे को दे देता हूँ, यार मैं क्या खाऊंगा। खूप त्याग ते करतात, खूप म्हणजे खूप। ते कुठेही राहिले तर त्यांच्या मनामध्ये तुम्हीच चालतात, पर त्यांचे एवजमध्ये आपण त्यांना नेहमी काहीतरी बोलत राहतो, काहीतरी त्यांच्यावर, वो डरते रहते बेचारे कि बच्चे को जगाएंगे तो बच्चा क्या बोलेगा। अरे सदैव खुश रहा ना, काय कशासाठी तुम्ही माझा मूड खराब, मूड म्हणजे का, मूड खराब म्हणजे तुम्ही खराब आहे, मूड खराब नाही। तर कृपया करून ऐसी काही वेळ येऊन देऊ नका, वर व्हा। मला खूप छान वाटलं की मला साहेबांनी इकडे बोलावून घेतला, आणि बहिणी साहेबांचा पण मी धन्यवाद करतो। या ठिकाणी येऊन मला खूप छान वाटलं, का बरं की हसत असताना, आणि माझ्यासमोर जो बसलेले मुलं आणि मुली आणि त्यांचे पालक आहे, त्यांच्यासोबत मला असं वाटतं की बोलून मला छान आणि एकदम संतुष्ट मला वाटत आहे। आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा भविष्यासाठी, आणि माझ्यासाठी एवढाच मी तुम्हाला बोलेल
की कधीही आयुष्यामध्ये अडचण आली, प्रॉब्लेम झाली तर एकदा फक्त एकच विचार करा की मनोजची प्रॉब्लेमपेक्षा जास्त मोठी प्रॉब्लेम आहे का तुमच्याकडे. थँक्यू व्हेरी मच. मागच्या पिढीच्या परंपरा आणि पुढच्या पिढीच्या अपेक्षा यांना एकाच छताखाली एकत्र आणणाऱ्या तुमच्या मनातल्या घराला भेट द्या. रिडेव्हलपमेंट क्षेत्रातलं कोथरूड मधलं सगळ्यात विश्वसनीय नाव बढेकर ग्रुप, नाते विश्वासाचे.